वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आपको और अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज का वीडियो काफी स्पेशल है हर बार की तरह, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 12 की बायोलॉजी है। बायोलॉजी का जो थर्ड चैप्टर है यानी कि मानव जनन। मानव जनन के अंदर कुल हम 7 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज हम 8 लेक्चर पढ़ने वाले हैं। 8 लेक्चर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं आर्तव चक्र। आर्तव चक्र क्या होता है, इसकी क्या क्रिया होती है, इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि एक पार्ट में पढ़ना संभव नहीं है। लगभग 2-3 घंटे लग जाएंगे और 2-3 घंटे एक साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं आपको 2 पार्ट में पढ़ाऊंगी, बहुत डिटेल से पढ़ाने वाली हूँ। तो एक पार्ट में मैं आपको समझाने वाली हूँ कैसे होता है, कितने दिन का होता है और इसमें क्या क्या होता है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। बट जो दूसरा पार्ट होगा उसके अंतर्गत हम चार्ट से समझेंगे, बहुत डिटेल समझेंगे। आपको ये टॉपिक भी कवर हो जाने वाला है। इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 1-2 नंबर के भी पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग भी पूछा जा सकता है, इसलिए डिटेल से समझिएगा। तो चलिए समझते हैं आर्तव चक्र क्या होता है। आर्तव चक्र बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए आप नोट कर लीजिए और मैं आपको समझाती हूँ आर्तव चक्र की डिफिनेशन क्या है। आर्तव चक्र के अंतर्गत क्या होता है, हर एक स्त्री के अंदर क्या होता है, हर महीने जो यूटेरस होता है, यूटेरस मतलब क्या होता है, गर्भाशय होता है। और गर्भाशय यानी कि यूटेरस के अंदर क्या होता है, जो ओवेरी होता है यानी कि अंडाशय होता है। सिंपल सी बात है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझना है। बोर्ड में कुछ भी पूछा जा सकता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछा जा सकता है। बाई चांस आपसे ओवेरी कह दिया गया या फिर आपसे जो यूटेरस होता है वो पूछ लिया गया, तो फिर आपको हिंदी जानने के साथ इंग्लिश भी जान लीजिए, कोई नुकसान नहीं है। बट आप अगर सिर्फ हिंदी जानोगे इंग्लिश नहीं जानो तो नुकसान है, क्योंकि बोर्ड में क्या पूछा जाएगा आपको कुछ नहीं पता। इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में जान लीजिए, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर एक में जानेंगे तो नुकसान है, क्योंकि आपसे क्या पूछा जाए आपको नहीं पता है। कई बार बायोलॉजी में क्या होता है कि इंग्लिश वर्ड में पूछ लेते हैं कि इसका मतलब की डिफिनेशन बताइए, बट आपको हिंदी पता होने के कारण आप सोचते हो कि मुझे तो ये पढ़ाया ही नहीं गया, बट वो आपको पढ़ाया गया होता है, बट वो हिंदी में पढ़ाया गया होता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता। इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्या होता है कि आर्तव चक्र के अंतर्गत क्या होता है, एक स्त्री के अंदर हर महीने क्या होता है, जो यूटेरस होता है, यूटेरस के अंदर जो ओवेरी होता है, ओवेरी में क्या होता है, कुछ साइक्लिक परिवर्तन यानी कि चक्रीय परिवर्तन होते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस यानी कि हार्मोन्स परिवर्तन होता है। तो इसमें क्या होता है कि हर महीने क्या होता है, स्त्री के अंदर जो स्त्री के अंदर जो यूटेरस होता है, यूटेरस के अंदर जो ओवेरी होता है, ओवेरी के जो साइक्लिक चेंजेस और जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके कारण क्या होता है, हर एक स्त्री के अंदर से क्या होता है, हर महीने कुछ ब्लड से क्या होता है, ब्लीडिंग होती है और वो रक्त शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आर्तव चक्र के निक नेम क्या है, जैसे हम जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर क्या होता है कि कुछ ना कुछ लोगों के नाम रखे होते हैं, निक नेम जिसे कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कोई एक बच्चा है जिसका नाम कुछ भी ले लो, सोनू ले लो, और उसे प्यार से हम क्या कहते हैं, छोटू कहते हैं। कुछ गाँवों में ऐसे निक नेम रखे होते हैं। वैसे ही क्या होता है, आर्तव चक्र को भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। बहुत सारे नाम कैसे, मैं आपको कुछ नाम बताती हूँ। जैसे कि आर्तव चक्र को क्या कहते हैं, जैसे हम कहते हैं रज चक्र, दूसरा क्या है रजो चक्र, तीसरा क्या है मासिक चक्र, चौथा क्या है महामारी चक्र। तो ये 4 नाम आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि बोर्ड में पूछा जा सकता है 1-2 नंबर में कि मासिक चक्र क्या होता है, महामारी क्या होता है, या फिर पूछा जा सकता है कि रज चक्र किसे कहते हैं, या फिर पूछा जा सकता है कि रजो चक्र किसे कहते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, आपको पता है कि इसमें क्या होता है कि जो एक स्त्री होती है, स्त्री के अंदर क्या होता है, जो यूटेरस होता है, यूटेरस के अंदर ओवेरी के अंदर क्या होता है, कुछ साइक्लिक चेंजेस यानी कि चक्रीय परिवर्तन या फिर हार्मोनल चेंजेस यानी कि हार्मोन्स परिवर्तन। तो ये सिंपल सी बात है। उसके कारण क्या होता है, स्त्री के अंदर से क्या होता है, हर महीने कुछ ब्लीडिंग होती है और वो ब्लीडिंग शरीर से बाहर निकल जाती है। तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, आर्तव चक्र कहते हैं। तो आर्तव चक्र किसके अंदर होती है, कौन से ऐसे प्राणी है जिसके अंदर आर्तव चक्र होता है, तो चलिए उसको समझते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है, जो कि ब्लडिंग होती है तो वो कहाँ से होती, मतलब वो किसके द्वारा बाहर निकलती, तो वेजाइनल के द्वारा बाहर निकलती यानी कि योनि के द्वारा। तो सिंपल सी बात है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए हम आगे समझते हैं
कि जो आर्तो चक्र होता है किसके अंतर्गत होता है, किसके अंतर्गत नहीं होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्तो चक्र या माहवारी या रज चक्र जो होता है वो कौन से जीवों के अंदर होता है, कौन से जीवों के अंदर नहीं होता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि किसके अंदर होता है। तो जो कॉर्डेटा होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो कॉर्डेटा होते हैं, कॉर्डेटा के अंदर जो स्तनधारी जीव होते हैं, जो स्तनधारी जीव होते हैं उसके अंदर जो प्राइमेट्स होती हैं, प्राइमेट्स मादा के अंदर ही होगा। जो रज चक्र होता है वो मादा के अंदर होता है, नर के अंदर नहीं होता है। तो यहाँ पे जो प्राइमेट्स जो मादा होती हैं उनके अंदर होता है। तो मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया है। सबसे पहले क्या होता है, जो कॉर्डेटा संघ के जीव होते हैं उनके अंदर जो स्तनधारी जीव होते हैं, स्तनधारी जीव को मतलब क्या होता है, ऐसे जीव जो क्या करते हैं, स्तन के द्वारा क्या करते हैं, अपने जो बच्चे होते हैं उनको दूध पिला सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्तनधारी जीव कहते हैं। उसके अंतर्गत जो प्राइमेट्स होती है यानी कि मादा जो होती है, प्राइमेट्स मादा, उनके अंदर क्या होता है, आर्तो चक्र होता है, जिसे हम रज चक्र, माहवारी व रज चक्र व मासिक चक्र भी कहते हैं। और जो प्राइमेट्स मादा होती है वो कौन कौन सी होती है, तो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले बंदर को रखा गया, दूसरा क्या है, कपी, कपी को रखा गया, तीसरा क्या है, मानव, मानव को भी इसी के अंदर रखा गया है, क्योंकि मानव में एक स्त्री भी आती है, तो स्त्री के अंदर क्या होता है, आर्तो चक्र पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले जो प्राइमेट्स मादा होती है उनमें कौन कौन से जीव रखे थे, बंदर रखे जाते हैं, कपी रखे जाते हैं और मानव। तो कपी के अंदर कौन कौन से जीव आते हैं, गौरीला आते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गौरीला। और जो दूसरा जीव होता है वो कौन सा, चिंपैंजी। तो सिंपल सी बात थी। सबसे पहले जो आर्तो चक्र होता है वो किसके अंतर्गत होता है, कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत होता है। उसके अंतर्गत जो स्तनधारी जीव होते हैं उसमें जो प्राइमेट्स मादा होती है, प्राइमेट्स मादा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, बंदर आते हैं, कपी आते हैं, मानव आते हैं। कपी के अंदर कौन कौन से जीव आते हैं, गोरिल्ला और चिंपैंजी। तो सिंपल सी बात है। अब हम बात करें नॉन प्राइमेट्स मादा। अभी हो गया प्राइमेट्स मादा के अंतर्गत इतने जो जीव है, इसके अंदर क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, आर्तो चक्र पाया जाता है। बट जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनमें क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जो यहाँ पे नॉन प्राइमेट्स हैं इसमें जैसे कि हम कह सकते हैं गाय, हम भैंस को भी रख सकते हैं इसके अंदर। और कौन से होते हैं, बकरी। और कौन से जीव होते हैं, भेड़। और और कौन से होते हैं, मवेशी। मवेशी, तो सिंपल सी बात है, ये मवेशी लिखा है। तो गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मवेशी, इतने सारे जीव जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, प्राइमेट्स के अंतर्गत। ये सिंपल सी बात है, आपको समझ आ रही है। और इनमें कौन सा चक्र पाया जाता है, नॉन प्राइमेट्स जो होते हैं उनके अंदर कौन सा चक्र पाया जाता है, स्ट्रस चक्र। मैं यहाँ पे ये भी लिख रही हूँ, स्ट्रस चक्र। स्ट्रस चक्र के अंतर्गत क्या होता है, जो ये कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत क्या होता है कि वेजाइनल के द्वारा क्या होता है, कुछ ब्लीडिंग जो होती है वो होती है। लेकिन जो ये नॉन प्राइमेट्स है इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी वेजाइनल के द्वारा ब्लीडिंग नहीं होती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, नॉन प्राइमेट्स कहते हैं। और इन्हें प्राइमेट्स, वेजाइनल को हिंदी में हम क्या कहते हैं, योनि कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। इसमें क्या होता है, वेजाइनल के द्वारा क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। बट नॉन प्राइमेट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें कौन सा चक्र पाया जाता है, स्ट्रस चक्र पाया जाता है। तो सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। और आपको ध्यान रखना है कि जो जनन चक्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आर्तो चक्र भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, तो मैं यहाँ पे चलिए लिख ही देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप ये ना कहो दीदी आपने तो ये बताया ही नहीं। इसी को हम क्या कहते हैं, आर्तो चक्र भी कहते हैं। तो सिंपल सी बात थी, जनन चक्र को भी हम क्या कहते हैं, आर्तो चक्र कहते हैं। तो सिंपल सी बात आपको समझ आ गई होगी। आगे क्या होता है कि जब एक स्त्री में क्या होती है, किशोरावस्था आती है। किशोरावस्था कब आती है, वो उम्र होती है 12 से 13 वर्ष। 12 से 13 वर्ष की उम्र में क्या होता है कि जो एक स्त्री होती है वो किशोरावस्था में जाती है। और जब किशोरावस्था में जाती है तो क्या होता है कि स्त्री के अंदर क्या होता है, जो उसका ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ,
हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है वो क्या करती है, वो GnRH हार्मोन्स निकालती है। GnRH जो हार्मोन्स होता है वो क्या करता है, वो पीयूष ग्रंथि के पास जाता है। और जो पीयूष ग्रंथि होती है वो क्या करती है, दो हार्मोन्स निकालती। पहला कौन सा है, LH हार्मोन्स, दूसरा कौन सा है, FSH हार्मोन्स। तो ये सिंपल सी बात है कि दो हार्मोन्स निकालती है। पहला कौन सा है, LH हार्मोन्स, दूसरा कौन सा है, FSH हार्मोन्स। और जो LH हार्मोन्स है उसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। और जो दूसरा है FSH हार्मोन्स, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका जो फुल फॉर्म है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो यहाँ पे देख लीजिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, तो ये सही है। इतनी सी बात आपको समझ आई। सबसे पहले क्या होता है कि जो एक स्त्री है जब उसमें किशोरावस्था आती है तो क्या होता है, जो उसका ब्रेन होता है, ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है उससे क्या होता है कि वो क्या करती है, GnRH हार्मोन्स निकालती है। GnRH हार्मोन्स क्या करता है, ये पीयूष ग्रंथि के पास जाता है। पीयूष ग्रंथि क्या करती है, दो हार्मोन्स निकालती है, LH हार्मोन्स और दूसरा कौन सा है, FSH हार्मोन्स। LH हार्मोन्स का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और FSH हार्मोन्स का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो सिंपल सी बात आपको समझ आई। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो ये LH और जो FSH हार्मोन्स है, दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही जाते हैं अंडाशय के पास। अंडाशय का चित्र कैसे होता है, ऐसे होता है, हमने पहले पढ़ रखा है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ओवेरियन पॉलिकल पड़ी होती बहुत सारी। इसके अंदर क्या होता है, अंडाशय होता है, आपको पता है। अभी मैं एक लड़की का चित्र बनाऊं यहाँ पे, ऐसे एक मान लो ये लड़की है, ऐसे ये लड़की है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दो क्या होते हैं, फॉलिकल रीजन होते हैं। और क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे क्या होता है, तो गर्भाशय होता है, यहाँ पे क्या होता है, फिम्बरी होती है, आपको पता है। और ये अंडाशय होता है। और ये क्या, फिम्बरी क्या करती है, अंडाशय को अंदर लेके जाती है पंप करते हुए, आपको ये पता है। आपको पता है इसके अंदर अंडाशय होते हैं। तो ये अंडाशय की जो संरचना होती है वो कुछ ऐसी होती है। अंडाशय की संरचना में क्या होता है, ये कुछ ओवेरियन पॉलिकल पड़ी हैं। और इसमें क्या होता है कि जब दोनों हार्मोन्स यहाँ पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, कुछ वृद्धि करते हैं। और जब ये वृद्धि कराएंगे तो क्या होगा कि ये बहुत सारे हार्मोन्स निकालते हैं। तो उसमें से जो एक हार्मोन्स होता है वो होता है एस्ट्रोजन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक हो गया एस्ट्रोजन, दूसरा हो गया प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, दोनों क्या करते हैं, वो अभी मैं आपको समझाती हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे को एक चीज पूछनी है आपसे, क्या आपको याद है कि जो नर हार्मोन्स होता है वो कौन से होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरॉन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंड्रोजन भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, एस्ट्रोजन, वहां पे क्या है, एंड्रोजन। दोनों में बहुत डिफिकल्ट होता था समझना कि कौन सा किसका था। तो आपको ध्यान रखना है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या होते हैं, स्त्री के अंदर होते हैं। और जो नर हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, एंड्रोजन, जिसे कि हम क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरॉन भी कहते हैं। तो आपको आगे क्या ध्यान रखना है, उसके बाद जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि जब एक स्त्री के अंदर क्या होता है, प्यूबर्टी आ जाती है, तो क्या होता है कि उसके अंदर जो पॉलिकल होती है वो कितनी बचती है, लगभग 60 से 80 हजार।
ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं आपको अंड जनन पढ़ा रहे थे। अंड जनन के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे प्राथमिक पुटक से द्वितीयक पुटक, द्वितीयक पुटक से तृतीयक पुटक, तृतीयक पुटक से कैसे ग्राफियन का निर्माण होता है, ये मैंने आपको बताया था। और आपको याद भी होगा, नहीं याद है तो आप जाके पढ़ सकते हो। और यहाँ पे क्या मैंने उसी में आपको बताया था कि जो एक लड़की होती है जब उसमें प्यूबर्टी आ जाती है तो क्या होता है, 60 से 80 हजार ही क्या फॉलिकल बचती है, आपको ध्यान रखना है। और क्या होता है कि जब जो ये क्या कह सकते हो, जो ये फॉलिकल है, इसमें क्या होता है कि अब सारी 60 से 80 हजार का तो विकास करा नहीं सकते हैं, तो क्या होता है लगभग 10 से 12, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 10 से 12 को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि इसका विकास करते हैं। और एक महीने में क्या होता है, एक अंडाशय से एक अंडाणु और दूसरे महीने में दूसरे अंडाशय से दूसरे अंडाणु बाहर आता है। और उसके बाद क्या होता है कि 10 से 12 को तो ये क्या करते हैं, ये विकास करते हैं इनका, लेकिन बाद में क्या होता है 5 से 10 फॉलिकल की ग्रोथ होती है। क्यों, बाकी क्या हुए, बाकी नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए क्या करते हैं 10 से 12 का विकास करते हैं। विकास करने के बाद क्या होता है 5 से 10 बचते हैं, और 5 से 10 का क्या करते हैं ग्रोथ होता है। और ग्रोथ होने के बाद क्या होता है कि इसमें जो बाकी होते हैं वो खराब हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है एक अंडाणु बचता है। 5 से 10 में भी क्या होता है, 5 से 10 में भी क्या होता है कि खराब हो जाते हैं, सिर्फ लास्ट में एक अंडाणु बचता है। एक अंडाणु क्या होता है, जब एक अंडाणु बचेगा तो क्या होगा कि जो एक फॉलिकल से एक अंडाणु का निर्माण होता है तो क्या होता है ग्राफियन पुट्टिका बन जाती है। आपको मैंने बताया था, इसके जो पहले वाला लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था कैसे प्राथमिक पुटक से द्वितीयक पुटक, द्वितीयक पुटक से तृतीयक पुटक और तृतीयक पुटक से ग्राफियन पुटक का निर्माण होता है। सेम वही कंडीशन चल रही है। जब ये 10 से 12 का तो स्टिमुलेट करता है, इनकी विकास करता है, उसमें से 5-10 ही क्या बचते हैं, फिर उनका ग्रोथ होता है, और लास्ट में बाकी 5-10 भी खराब हो जाते हैं, सिर्फ एक बचता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्राफियन पुट्टिका इसकी बन जाती है। आप समझ रहे होंगे, ये सिंपल सी बात थी, आपको समझ आई। सबसे पहले क्या होता है कि जो एक स्त्री होती है उसके अंदर किशोरावस्था आती है 12 वर्ष की उम्र में। उसके बाद क्या होता है, इसमें जो हाइपोथैलेमस ग्रंथ होती है उसके ब्रेन में, वो क्या करती है जीएनआरएच हार्मोन्स निकालती है। जीएनआरएच क्या करती है, पीयूष ग्रंथि के पास जाती है, पीयूष ग्रंथि 2 हार्मोन्स निकालती है, एलएच और एफएसएच हार्मोन्स। ये दोनों क्या करते हैं, ये जाते हैं अंडाशय के पास। अंडाशय में क्या होता है, ये इसका विकास कराते हैं। विकास कराने के बाद क्या होता है कि जो ये ओवेरियन फॉलिकल होती है, ये क्या करती हैं कि बहुत सारे हार्मोन्स निकालती है, पहला एस्ट्रोजन दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों क्या करते हैं, जब इसमें एक स्त्री के अंदर कहते हैं प्यूबर्टी आ जाती है तो क्या होता है, जो फॉलिकल होती है वो 60 से 80 हजार बचती हैं, और 60 से 80 हजार में से सबका तो विकास करा नहीं सकते, इसलिए क्या होता है कि 10 से 12 का क्या होता है स्टिमुलेट होता है, यानी कि इसका विकास होता है। जब विकास होगा तो 5 से 10 ही बचती हैं, जो कि ग्रोथ कराने के वक्त तक बचती हैं। और जब ग्रोथ होता है उसके बाद क्या होता है, बाकी सब भी नष्ट हो जाती है, सिर्फ एक बचती है, जिसे हम क्या कहते हैं ग्राफियन पुट्टिका कैसे बनती है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। सेम वही कंडीशन है। अगर आपने वीडियो ना पढ़ा, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाके वहां से पढ़ सकते हो। सिंपल सी बात थी, आपको समझ आ गई होगी। तो आपको यहाँ पे एक सिंपल सी बात और ध्यान रखनी है कि वो क्या है, जो ये अंडाशय पुट्टिका होती है ये क्या करती है, जब इनका धीरे धीरे जब डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है कि जो 2 हार्मोन्स यानी कि एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन है, ये दोनों क्या करते हैं कि ये दोनों जो ये स्त्री होती है, इसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इन दोनों में क्या करते हैं कि ये प्रवेश करते हैं। और जब ये दोनों जो एक लड़की होती है, एक जो स्त्री होती है, उसके जब ब्लड में फैल जाते हैं तो ये क्या करते हैं पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तो आपको समझ में आया कि जब ये पूरे शरीर में फैल जाते हैं, और क्या होता है कि ये गर्भाशय के अंदर भी चले जाते हैं। और जब ये गर्भाशय के अंदर पूरे शरीर में फैलेंगे तो क्या होता है कि एक जो स्त्री होती है उसके अंदर क्या होती है, तब किशोरावस्था आती है। तो सिंपल सी बात आपको समझ आई। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि जब ऐसा सब कुछ होगा तो क्या होगा, इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। चेंजेस क्या आएंगे, पहला तो क्या होगा कि इसकी जो लंबाई है ये बढ़ेगी। दूसरा क्या होगा कि इसके जो हिप्स होते हैं ये बढ़ेंगे। और क्या होगा कि इसकी जो ब्रेस्ट होते हैं उसका डेवलपमेंट होगा। और क्या होता है कि जो इसकी आवाज होती है,
आवाज में भी क्या होता है, पतलापन आता है। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चेंजेस क्या क्या आएंगे, पहला तो इसकी लंबाई बढ़ेगी, दूसरा इसके हिप्स बढ़ेंगे, तीसरा क्या होगा, इसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, और क्या होगा, इसकी आवाज जो होती है स्त्री की वो पतली हो जाती है। तो ये सिंपल से चेंजेस आपको समझ में आए। तो ये सिंपल से चेंजेस थे जो कि होते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए थोड़ी सी बात और है, वो भी हम समझ लेते हैं कि गर्भाशय के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। ये तो हो गया बाहरी चेंजेस, और लेकिन जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया था उससे थोड़ा सा और आगे आपको समझना है कि गर्भाशय में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो चलिए वो समझ। सबसे पहले क्या था, जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है, GnRH हार्मोन्स निकालता है, ये पीयूष ग्रंथि के पास जाता है। पीयूष ग्रंथि दो हार्मोन्स निकालती है, LH व FSH हार्मोन्स। ये क्या करते हैं, ओवेरी के पास जाते हैं, यानी कि गर्भाशय के पास, और यहाँ से ये क्या करते हैं, पॉलिकल्स के पास जाते हैं। और ये क्या करता है, जो पॉलिकल्स होता है वो दो हार्मोन्स निकालता है, वो कौन से है, एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो कि क्या है, लैंगिक हार्मोन्स है स्त्री के अंदर। और आपको ये भी ध्यान रखना, जो पुरुष के अंदर जो लैंगिक हार्मोन्स होता है वो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरॉन। इतना समझ में आया आपको। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, गर्भाशय का चित्र है, आपको पता है। इसके अंदर मैंने बहुत पहले आपको समझाया था कि 3 परतें होती हैं, एक ये हो गई है, और 3 परतें कैसी होती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे होंगी, तीनों जगह पे होंगी, यानी कि 3 जगह, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया। तो ये पूरी एक परत हुई। उसके बाद जो दूसरी परत होती है वो ऐसे होती है, और ये भी तीनों तरफ होती है। उसके बाद जो ये तीसरी परत है, ये देखिए, तो सबसे बाहर की ओर जो परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम। इसको हम क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम कहते हैं। और जो अंदर की ओर जो परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम। उसके बाद जो सबसे अंदर की ओर होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। और जो ये दोनों हार्मोन्स है, दोनों कौन से, ये एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम के पास जाते हैं। एंडोमेट्रियम मतलब जो ये ऊबड़ खाबड़ जो परत होती है ये इसके पास जाते हैं, और जो ये दोनों हार्मोन्स है ये क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम को तोड़ने का काम करते हैं। और जब ये टूटती हैं तो क्या होता है कि ये वेजाइना, ये क्या है, वेजाइना है, आपको पता है। वेजाइना के थ्रू क्या होता है, ये बाहर निकल जाते हैं ब्लडिंग के रूप में। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। उसके अलावा क्या होता है, जब ये जो एंडोमेट्रियम जब ये टूटती है तो क्या होता है, हार्मोन्स में भी क्या होता है, स्तर घटता बढ़ता रहता है। तो ये कैसे बदलाव होता है ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बट उससे जो ये लेक्चर है इससे पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो आर्तव चक्र होता है इसकी शुरुआत कब होती है। शुरुआत में जब शुरुआत होती है तो उसका नाम क्या होता है, जब ये खत्म होता है तो उसका नाम क्या होता है, कितनी उम्र में खत्म होता है। तो ये सिंपल सी बात है, जब आर्तव चक्र की शुरुआत होती है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ शुरुआत। जब शुरुआत होती है तो क्या होता है कि 12 से 13 वर्ष की उम्र में जब एक स्त्री के अंदर क्या होती है, प्यूबर्टी आ जाती है। तो 12 से 13 वर्ष की उम्र में क्या होता है, इस आर्तव चक्र की शुरुआत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रजोदर्शन। ये सिंपल सी बात है कि आर्तव चक्र की शुरुआत एक स्त्री के अंदर 12 से 13 वर्ष की उम्र में होती है, और इससे हम क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। सिंपल सी बात आपको समझ में आई। और इसे हम क्या कहते हैं, मिनार्क भी कहते हैं। ये सिंपल सी बात है, आप लिख लीजिए, मिनार्क कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये कितने दिन तक चलता है चक्र, तो ये क्या होता है, 3 से 5 दिन तक चलता है। 3 से 5 दिन तक क्या होता है कि स्त्री के अंदर क्या होता है, ये जो ब्लीडिंग होती है होती रहती है। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आया। और ये दोबारा कब होती है, तो ये दोबारा मतलब कब होता है तो आपको पता होना चाहिए।
ये 28 से 30 दिन के अंदर दोबारा ये चक्र स्टार्ट होता है। 28 से 30 दिन के अंदर, यानी कि 28 से 30 दिन के अंतराल में क्या होता है कि ये जो आर्त चक्र है ये होता रहता है। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई। उसके बाद क्या हो, आपको ध्यान रखना है कि जो एक स्वस्थ स्त्री होती है उसमें जो आर्त चक्र का जो समापन होता है वो कब होता है? 48 से 50 वर्ष। जो एक स्वस्थ स्त्री, मैं बीमार स्त्री की बात नहीं कर रही हूँ, या फिर उसको कोई प्रॉब्लम हो उसकी बात नहीं कर रहे। अगर कोई स्त्री बीमार है, अधिक टेंशन लेती है और वो अगर उसे कई सारी बीमारियां हो तो मैं उसकी बात नहीं कर रही। एक स्वस्थ स्त्री के अंदर क्या होता है, 48 से 50 वर्ष की उम्र में क्या होता है, जो आर्त चक्र होता है वो समाप्त हो जाता है। दोबारा जब शुरुआत होती है तो कब होती है? 12 से 13 वर्ष की उम्र में। और इससे हम क्या कहते हैं? रजो दर्शन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मीनार्क भी कहते हैं। ये 3 से 5 दिन तक रहता है। दोबारा कब होता है? 28 से 30 दिन के अंतर्गत। और आपको पता है जब खत्म होता है तो उसे हम कहते क्या है? रजो निवृत्ति। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रजो निवृत्ति, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं मेनोपोज। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आई। लेकिन जो एक पुरुष होता है, पुरुष के अंदर जो शुक्राणु बनना बंद होते हैं तो वो किस उम्र में होते हैं? आपको पता है 80 से 90 साल तक। यानी कि जो एक नर होता है वो 80 से 90 साल तक क्या कर सकता है? एक शुक्राणु को बनाने में यानी कि वो जन्म करने में सक्षम होता है 80 से 90 साल तक। लेकिन जो एक स्त्री होती है वो लगभग 48 से 50 वर्ष तक ही उसके अंदर जो क्षमता होती है वो होती है। तो सिंपल सी बात समझ में आई। इसी कारण क्या होता है, इस आर्त चक्र के कारण क्या होता है, जो एक स्त्री होती है वो बेबी को जन्म देने के लिए सक्षम होती है। तो सिंपल सी बात थी, आपको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आपके लिए वीडियो काफी अच्छा रहा होगा। अगर आज का वीडियो आपको देखकर अच्छा लगा हो, पढ़ के अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली मेंबर में कोई भी ऐसा बहन भाई है जो कि क्लास 12th में बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो उसके साथ शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।